सैफई परिवार के पापों की जो सजा है वो यादव क्यों इनके साथ रह करके भुगतेगा? देखिए, कांग्रेस के कमजोर होने से भारत का बहुत फायदा हुआ है। तो जो भी कांग्रेसी अभी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, मतलब सालों से, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो उससे तो भारत को फायदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होगी तो भारत मजबूत होगा। क्यों? नमस्कार, अंतर्मन की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ आइकॉन हैं अपने आप में, और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज की करंट की डेट सिनेरियो में आप विधायक हैं, ऐसे यूथ आइकॉन का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और उनका नाम है श्री सुभाष यदुवंश जी। सुभाष जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सुभाष जी के बारे में मैं एक बात इंट्रोडक्शन में कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में अपना एक मुकाम बनाते हैं और उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता है। सुभाष जी आने वाले भारत के यूथ आइकॉन्स में से एक आइकॉन है। इनकी राजनीति करने का अंदाज अपना अलग है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पूरे प्रदेश में यूथ्स में सुभाष जी बहुत पॉपुलर हैं। सुभाष जी, मैं अपने इस अंतर्मन की सीरीज में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति को लेकर के, खासतौर से उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं एक अपने आप में केंद्र है भारतीय राजनीति का। तो राजनीति में आने के पीछे आपका रीज़न क्या था? मतलब इनिशियली आपका स्टार्टअप कैसे हुआ? राजनीति की तरफ आप आकर्षित कैसे हुए कि आपको लगा कि नहीं यार, राजनीति करनी बहुत अनिवार्य है? देखिए, क्या है कि बचपन में, जैसे मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ज़्यादा, और हमारे गांव में भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का वातावरण नहीं था। मेरे पिताजी भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माताजी भी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अगर मैं कम शब्दों में आपको बताऊं तो किताबों ने ही मुझको पाला है और किताबें पढ़ कर ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो जब मैं थोड़ा मैच्योर होना शुरू हुआ 11th-12th के बाद, तो मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा विवेकानंद जी को, थोड़ा देकार्त को, सुकरात को, अरस्तु को, प्लेटो को, और गायत्री शक्तिपीठ की एक पत्रिका आती थी उसको, ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे न्यूज़पेपर से, सब मेरी आदत थी और मैं डिबेट्स वगैरह बोला करता था। तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले तो मुझे पढ़ाई लिखाई ठीक करनी है, उसके बाद अपने करियर में स्टेबल होना है, मतलब जिससे मैं अपनी व्यक्तिगत जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी आजीविका है, मैं उसको चला सकूं। उसके बाद मुझे लगा कि अगर ये सब चीज़ें हो गई तो जीवन का उद्देश्य क्या होगा जी। तो जीवन का उद्देश्य जो मुझे समझ में आया, पढ़ के लिख के इतने सारे दर्शन शास्त्र या साहित्य में जितना मेरा दिमाग ग्रैस्प कर पाया, जितना मेरी आत्मा और जितना मेरा मन समझ पाया कि लोगों की सेवा और लोगों के बारे में अगर हम कुछ कर सकें तो यही जीवन का उद्देश्य है। जी। और मुझे बाद में बहुत एनालिसिस करने के बाद, मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ कि मैं सबको देख के या ऐसे, मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये चुना है कि मुझे लगा कि इसमें रूपांतरण की शक्ति है और इसमें कानून बनाने की शक्ति है, और पॉलिटिक्स इटसेल्फ ए चैरिटी। तो मुझे लगा कि कोई और माध्यम चुन के लोगों की सेवा का, जो डायरेक्ट माध्यम है, जिसमें वो अपेक्षा करते हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों से, इसके लिए एक मतलब इसमें मुझे काम करना चाहिए। इस बात ने मुझे प्रेरित किया। तो इनिशियली मतलब जो आप आए, जब राजनीति का आपने मन बनाया, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? हाँ, ये बहुत अच्छा, दल तो बहुत सारे हैं जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि राजनीति, तो ये बात मेरे मन में तय थी। वैसे ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि राजनीति, अगर आप सामान्य परिवार से हैं और आपको खुद ही
मतलब चीज़ों की व्यवस्था करनी है, अपने रहने के, अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं। तो एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद करियर की तलाश शुरू हुई, तो 30-32 साल लग जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो क्या है कि मैं सक्रिय राजनीति में सीधे पार्टी में आऊं, इसके पहले मैं विद्यार्थी परिषद में बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहा, जिसमें चूंकि मेरे लीडर्स वगैरह भारतीय जनता पार्टी के वहाँ थे, तो उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। बहुत सारे लोग विद्यार्थी परिषद से भी पार्टी में आए हैं। हाँ। तो उन लोगों का मार्गदर्शन पहले भी मिलता था और बाद में भी मिलता रहा। इसके पहले मैं संघ की शाखाओं में भी लगातार जाता था, वहाँ पर बौद्धिक सुनने को मिलता था, उनके माध्यम से लोगों को मिलना होता था प्रतिनिधियों से, तो उनको मैं देखता था, उनको एनालिसिस करता था। तो मुझे लगता है मेरे अंदर कहीं कोई भाव पहले से भी रहा होगा। इसी कारण देखिए, कहानियाँ और प्रेरणाएं और स्टोरीज ऑफ इंस्पिरेशंस ये तो हर जगह फैली हुई हैं। एक बात इसमें है कि हम उनमें से क्या अपने लिए चुनते हैं। तो मेरे मन ने ये चुना, ये रास्ता, तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा में मेरा आना हुआ। ऐसे क्रमबद्ध है ये। तो मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजनीति में आने से पूर्व आपने विद्यार्थी परिषद में काम करा, उसके बाद में आप शायद दिल्ली रह रहे थे, दिल्ली में शायद आप आईएएस की कोचिंग्स पढ़ा रहे थे। तो ये दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब एक गुरु की भूमिका में रहना और फिर अचानक से सक्रिय राजनीति में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देना। नहीं, देखिए क्या है कि राजनीति में अब क्या होता है कि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप राजनीति में सक्रिय होंगे तो आपको आना जाना पड़ेगा, आप रेगुलर वर्किंग को छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आपको व्यक्तिगत आय का स्रोत होना चाहिए। तो घर में तो ऐसा कोई सपोर्ट था नहीं। तो इसके लिए मैंने प्लान किया था। पहले मैं जॉब कर रहा था, जॉब वगैरह मैंने 2-3 जगह छोड़ी। उसके बाद मैंने एक कोचिंग शुरू की पहले, जिसका गार्जियन नाम था, वो भी अच्छी चलती थी। लेकिन बाद में ये 2003-4 के आसपास मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही थी, हमारे साथ के लोगों ने भी बताया। तो मैंने आईईएस एकेडमी की स्थापना की और एक लंबे समय तक आईएएस एकेडमी देश का नंबर 1 संस्थान रहा है, जिसमें से मैंने मतलब मैं भी स्वयं था, हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम जो आईईएस के एस्पिरेंट्स थे, जो क्वालिफाइड लोग थे, आईआईटीज के लोग, इस देश का जो क्रीम टैलेंट है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनके साथ आईएएस एकेडमी में काम करने का अवसर मिला है और बहुत एक बड़ी संख्या को लगभग 12 सालों तक, मतलब इस देश में जो फिल्टर होके, जैसे जो हाई स्कूल में अच्छा होता है वो मैथ लेता है, जो मैथ में अच्छा होता है वो इंजीनियरिंग ऑप्ट करता है, इंजीनियरिंग में जो अच्छा होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज देता है और क्वालिफाई करता है। तो इस क्राउड के साथ एक लंबे समय तक काम करने का मुझे अनुभव मिला दिल्ली में और मैंने बहुत कुछ सीखा। और आप ये कहिए कि आईएएस एकेडमी ने मुझे पेरेंट्स की तरह पाला है, मतलब उसी के कारण मतलब मैं अपने जो बेसिक आवश्यकताएं थी उनसे मैं मुक्त हो सका और समाज में और पार्टी को ये समय मैं दे पाया लंबे समय। तो यूथ के लिए जनरली, मतलब आपके हिसाब से किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को, नवयुवक को, अगर भारतीय राजनीति में, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तो वो ज्वाइन करने से पहले उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला मेरे व्यक्तिगत मत है और मुझे लगता है कि दुनिया भर के यूथ के सामने ये चुनौती रहती है। जैसे अगर आप राजनीति या समाज सेवा करते हैं तो जैसे आपको जो अपना ब्रेड बटर का इंतजाम है, इसके अतिरिक्त समय निकालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि लड़के अपनी रोजगार की चिंता तो नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक दलों के पीछे जा करके जो है अपना समय खराब करते हैं। समय खराब करने से, अभी ये नेगेटिव बात नहीं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। तो सुभाष जी कह रहे हैं वाकई में पॉजिटिव है कि पहले अपनी आय का स्रोत जरूर साधें, उसके बाद राजनीति में कदम रखें, तब तो आपको जो है सफलता मिलेगी। सुभाष जी प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं कह रहा था कि ये तो इसके अतिरिक्त अगर आपको समय देना है तो इसका इंतजाम करके वो समय आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि पहले आप अपने परिवार को, अपना व्यक्तिगत जो भी मतलब इसके लिए जो आय का स्रोत है जी, एक लीगल आय का स्रोत करने के लिए आपको जो भी मेहनत करना है, एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटा व्यवसाय है, इस प्रकार का कोई काम करना चाहिए।
फिर पूरा टाइम दे करके राजनीति करना चाहिए। लेकिन एक जो बात है, इसमें मेरा एक और मत है जो आपने कहा कि जैसे आप अगर वो एकदम अच्छी स्टेज नहीं भी आई है और आप कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपने लोकल एरिया में जो आपका जिला है वहां पर आप कुछ समय दे सकते हैं। मतलब जैसे आप डिसाइड करिए कि हफ्ते में मुझे इतना देना है। आप अपने जो लीडर हैं उनसे बताइए कि मैं इस चीज़ में स्किल्ड हूँ, जैसे मैं सोशल मीडिया हैंडल कर सकता हूँ, मैं किसी कार्यक्रम का आयोजन अच्छा कर सकता हूँ, मैं मतलब लोगों को, मेरी दोस्ती है तो मैं जल्दी लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं यूथ में अच्छा जा कर के टेक्निकल कॉलेजेस में जो लोग हैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ किसी इवेंट के लिए। तो आप अपनी स्किल सेट को बताते हुए और उनको बता सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ और साथ में मैं ये समय दे सकता हूँ। हम लोग भी युवा मोर्चा में और वर्तमान में भी पार्टी के साथ बहुत सारे नौजवान ऐसे जो काम कर रहे हैं हमारे IT सेल में और जगह, वो साथ में और भी काम कर रहे हैं। मतलब वो अपना जीविकोपार्जन के लिए अलग से काम करते हैं और साथ में पार्टी में भी काम करते हैं। राजनीति में जैसे आते हैं लोग, तो राजनीति और राष्ट्र नीति में आपको कितना फर्क लगता है? देखिए क्या है कि राजनीति की जो परिभाषा है वो राष्ट्र नीति को ही डिफाइन करती है। लेकिन बीते दिनों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुत सारी ऐसी जो पार्टियां पहले सत्ता में रहीं, इन्होंने राजनीति का मतलब ऐसा बना दिया कि जैसे कि राजनीति कुछ षड्यंत्र करने की जगह हो, और ऐसे मुहावरे आने लगे। जैसे कि बनारस की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ करते हैं कि का गुरु हमहीं से राजनीति करत हुआ। अच्छा। तो हाँ, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में आप कानपुर के हैं तो कानपुर में, तो मतलब राजनीति को निगेटिव वर्ड्स में लोग लेने लगे। लेकिन राजनीति का सिंपल सा विश्लेषण है कि राज्य के लिए नीति बनाने का काम होता है। लॉ मेकर्स जो हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, कि समाज की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगी और यह निरंतर उन्नति की तरफ अग्रसर होगी मानवता, इसके लिए नीति बनाने का जो कार्य है जहां, वही राजनीति है। इट इज़ वेरी सिंपल। तो लेकिन उसका धीरे धीरे जो आचरण रहा नेताओं का, जो क्रेडिबिलिटी रही नेताओं की, जो राजनीतिक दलों में वंशवाद रहा, जो उनका प्रॉपर उनमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का ना होना, ट्रांसपेरेंसी ना होना, जनता के वादों को डिलीवर ना करना, एक जैसे आज जैसे कि आज देखिए, पहले के ज़माने में कांग्रेस रहती थी, अब कांग्रेस में उठा के आप देख लीजिए पिछले 60-70 सालों में वो गांधी फैमिली से कुछ कालखंड के लिए ही अलग हो पाती है, फिर वहीं वापस आ जाती है। आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए तो 1992 से लेकर और 2023 आ गया, समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर के और उसकी यात्रा अखिलेश यादव तक ही है। लेकिन आप हमारी पार्टी को देख लीजिए, हमारी पार्टी में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए कश्मीर में बलिदान कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको प्रेरणा मानकर हम लोग राजनीति करते हैं, वहां से लेकर मोदी जी तक की जो ये यात्रा है, और स्टेट्स में भी अगर आप ऐसे देखेंगे, आप नजर दौड़ाएं तो एक वंचित, शोषित, पिछड़े और मतलब लोकतंत्र की आखिरी सीढ़ी पे जो परिवार थे, उनके घरों से नौजवानों को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनाने का काम किया है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं आपको 50 लीडर एक सांस में गिना सकता हूं, और ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप। तो ये भी एक बड़ा कार्य की समाज को दिशा, जो जिन्होंने और आगे चलकर उन लोगों ने देश की राजनीति को दिशा दिया है, ऐसे नेतृत्व को मतलब प्रोड्यूस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और एक विचारधारा के साथ किया। आज देखिए आदरणीय मोदी जी इसी कारण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरी दुनिया भर में लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे रोल मॉडल हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष महाशक्तियों के आदरणीय मोदी जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो एक मैकेनिज्म है पार्टियों का कि किस प्रकार से वो संस्कृति कैसी पैदा करते हैं पार्टी के अंदर। जैसे
और किस प्रकार जो संस्कृति आप देंगे काम करने के लिए, वैसे ही आपकी आने वाली पीढ़ियां उस पार्टी में काम करेंगी। तो कांग्रेस ने जो संस्कृति दी है वैसे उनके लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो संस्कृति दी है, आपने देखा होगा उनके समय कैसी अराजकता फैली रहती थी। तो वो तो लंबी चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि कार्य संस्कृति का भी बहुत फर्क इन चीजों पे पड़ता है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी का जिक्र आपने करा, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी में अगर हम 3 नाम जोड़ें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी, यादव कुल में, हाँ, इन 3 यादवों के अलावा इस प्रदेश में अगर यादवों के तौर पे कोई आदमी किसी ऐसे परिवार से निकल करके आया जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो वो आप हैं, और आप एक यूथ लीडर भी हैं। तो ये आपको कैसे लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में बीइंग एन यादव, ठीक है, और नो डाउट आपने अपना मुकाम बनाया है यादवों के, डिफरेंशिएट अगर हम उस चीज़ को करें सपा से अलग, क्योंकि ज़्यादातर जो राजनीति यादवों की है वो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब दिखाया जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन एक यादव आप भी हैं। तो आप इस चीज़ को अपने आप से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, इसमें 2 पार्ट में है आपका क्वेश्चन। मैं पहले का जवाब देता हूँ कि देखिए, पहली बात तो मैं छोटे पर से ही इस विचार परिवार में काम कर रहा हूँ। मुझे तो बाद में आकर के पता चला कि अच्छा इस तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये यादव नेता हैं और ये किसी और बिरादरी के नेता हैं, किसी और बिरादरी के नेता हैं। कास्टिज्म वाली जो राजनीति है। हाँ, मेरा तो शुरू से है कि मैं अपने संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे नेता बनाया है। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान, बहुत प्यार, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि मैं इतना योग्य था कि नहीं था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश के युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इसके अलावा 2 बार भाजपा का प्रदेश मंत्री बनाया, और इसके बाद अभी वर्तमान में पार्टी ने मुझे महामंत्री का दायित्व दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 6 क्षेत्र हैं वहाँ का प्रभारी बनाया। इसके पहले भी मैं जब यूथ की टीम में था नेशनल, तो वहाँ पर मैं उत्तराखंड का प्रभारी था। 2005 से ही मैं लगातार दायित्व में हूँ और बहुत सारे दायित्वों पर रहने का अवसर मिला है। तो मुझे तो हमेशा ये लगा कि पार्टी मुझे परिवार में, जैसे एक बच्चे को सभी बच्चों पे ध्यान दिया, वैसे मुझे भी पार्टी ने लगातार कभी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही कि अरे कुछ नहीं हो रहा है। और मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से बता रहा हूँ, लोग राजनीति में बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं हूँ। मुझे ये है कि मुझे ये था कि मैंने कोचिंग चलाई। 2 ही काम हमने जीवन में आज तक किया है, एक कोचिंग चलाई और दूसरी अब संगठन में राजनीति कर रहा हूँ। तो इन दोनों में ही, जैसे अब वो एक 10-15 साल हमने कर लिया जी, तो ये था कि उसका उतना था, उसको लेके कोई बहुत मेरे मन में ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं कोई मिलेनियर बिलेनियर टाइप का बिजनेसमैन बनूं, ठीक है। और वैसे अब मैं फुल टाइम यही करता हूं। तो मेरे पास, इस ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं जी, मेरे पास इस पृथ्वी पर, मैं पढ़ा लिखा होने के नाते काफ़ी चीज़ों को जानता हूँ जी, जीवन आयाम के, समाज आयाम के, दुनिया भर के बारे में छोटी मोटी मुझे जानकारी है। तो पृथ्वी पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, इसके अभियानों का जो कार्य है, उससे अच्छा कार्य मेरे पास कोई और नहीं है। इसलिए मुझे इसकी जर्नी में, इसकी यात्रा में, इसके प्रोसेस में बहुत आनंद आता है। बाकी पार्टी समय समय पे दायित्व देती रहती है। मैं ईश्वर से यही हमेशा कामना करता हूँ कि मैं उसमें सफल रहूँ, मुझे इतनी शक्ति दें, मुझे इतना आंतरिक चीज़ें, धैर्य और विश्वास रहे कि मैं उनको ठीक से डिलीवर कर पाऊँ। अभी तक तो आप लोगों के स्नेह से करता रहा हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक मैंने समझा है कि 3 प्रकार के जो है डिविजन्स हैं। एक होता है संघ का, जो है कहीं ना कहीं संघ का जो है संरक्षण प्राप्त है पार्टी को। उसके बाद में एक संगठन है और एक भारतीय जनता पार्टी का मेन दल है जो चुनाव लड़ता है। तो संगठन और ये जो चुनाव लड़ने वाला दल है, इन दोनों की कार्यप्रणाली में क्या फर्क है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ये किस मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने वाला अलग है। देखिए, बीजेपी का एक संगठन है जी, और ये जो संगठन में
जैसे स्टेट में आप लेंगे तो यहाँ हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी तक जी। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड है, जिसमें सब कुछ डिजाइंड है, वेल डिफाइंड है, किसको क्या करना है। और मतलब हमें लगता है कि बहुत स्पष्ट कार्य का डिवीजन हुआ है, मतलब कार्य के वितरण के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सब लोग काम करने वाले दल हैं। उसी में ये तय होता है कि भाई इनको चुनाव लड़ना है, इनको अभी यह कार्य करना है, इनको फिर बाद में चुनाव लड़ना है, या पार्टी में कुछ लोग टिकट जो मांगते हैं उसमें बैठ के निर्णय जो हमारी कमेटी है प्रदेश की और राष्ट्रीय वो लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले अलग हैं, संगठन वाले अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं। और जो आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में कहा, देखिए राष्ट्रवाद की, एक राष्ट्र के प्रति प्रेम, भारत भूमि के प्रति प्रेम हो, यह बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमें सिखाता है। तो हमारी वैचारिकी में भारत को प्रेम कैसे करना है, ये बात हम अपने मातृ संगठन से सीख कर आते हैं, जिसकी झलक आपको हमारे सभी कार्यों में दिखेगी। पूर्व में अगर हम बात करें संघ, आज के संघ में और गोलवरकर जी गुरु जी के संघ में आपको क्या फर्क समझ में आता है? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ। एक बात तो ऐसे समझिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, पूरी बात डिफाइन। लेकिन मैं आपको अगर ये बोलूँ, देखिए मूल भावना एक ही है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए जो भारत माता को विश्व शक्ति पर स्थापित करे। उसी क्रम में सारे काम जितना मुझे समझ में आता है, मैंने बताया ना आपको, ये मैंने अपनी बुद्धि से मैं इस बात को बता रहा हूँ कि इसी जो संकल्पना है, इसी को केंद्र बिंदु मानकर जीवन आयाम के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य खड़े किए जाते हैं। जैसे आदिवासी भाई बहनों के बीच में काम हो रहा है, एकल विद्यालय चल रहा है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के काम हर जगह चलते रहते हैं। तो मातृ संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य करती है। मैं जब प्रदेश मंत्री था 2017 में, हमने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई थी जिसमें पूरे प्रदेश से 15 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। उन सब लोगों में, सब जिलों में हम लोगों ने 30-30, 40-40 हजार बच्चे एक एक जिले में एग्जाम के लिए बैठे थे और वो बाकायदे उन्होंने पेपर दिया। आपको जान के खुशी होगी, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए 12 लाख कापियां हमने अपने ही कार्यकर्ताओं, मतलब जो उसमें अध्यापक लोग थे, उनसे जचवाई, उनका रिजल्ट किया। सारे जो प्रभारी मंत्री थे उन लोगों ने जाके उनको पुरस्कार दिया कहीं पे, और बहुत खुश थे बच्चे, अपने गार्जियंस के साथ सर्टिफिकेट्स लेने आए थे। तो ये कोई राजनीतिक काम नहीं था जी। अब जैसे हम स्वच्छता का काम करते हैं, तो पहले सपा बसपा वाले हम लोगों का मजाक उड़ाते थे, वो भाजपा वाले झाड़ू लगा रहे। तो मैंने एक बार बोला, हमने कहा आप लिख के ले लीजिए, 5 साल बाद ये सब झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी नकल करेंगे। इनको तो अभी लगता है कि सपा बसपा वालों को या कांग्रेस वालों को लगता है कि राजनीति का मतलब कि सफेद कुर्ता पहन लो, इन ऑफिस में उस ऑफिस में यहाँ वहाँ घूमो और वहाँ पे इसी तरह काम कराओ, कमीशन लो, यही सब काम करते हैं। ये बात इनके लिए आउट ऑफ बॉक्स थी कि राजनीति में सेवा भी राजनीति का माध्यम हो सकती है। यह बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और पार्टी ने बहुत सारे अभियानों को गति दी और बहुत सारे सेवा के क्षेत्रों में हम सब लोगों ने जाकर के काम किया। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जब हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने सेवा ही संगठन और जब के माध्यम से आपने देखा होगा कैसे हमारे कार्यकर्ता कोरोना में बुढ़िया माता के पैर में चप्पल पहना रहे थे, हम सब लोग जा करके लोगों को फूड पैकेट बांटना, अपने हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान और अपने परिवार के लोगों की परवाह ना करते हुए और प्रवासी भाइयों से लेकर के पूरे देश में जो जरूरतमंद लोग थे उन तक सहायता पहुंचाने का काम किया। ये असली युद्ध है, ये असली राजनीति है, ये असली वो चीज है जो भारत माता को जिसका इंतजार है, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण में ला रही है।
और जहां प्रधानमंत्री जी ने भी देखिए, जहां पूरे दुनिया भर के देशों के हौसले टूट गए थे, वहीं प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया, जिसमें किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी जीवन आयाम के सभी, वहीं पर उन्होंने जो है ये वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, आत्मनिर्भर वाला नारा दिया। तो इस प्रकार से कैसे लगातार आप हमारे कामों को देखिए, आप फैक्ट और फिगर को देखिए, आप किसी के कहने पर विश्वास मत करिए, आप तथ्य और आंकड़े देखिए, सब कुछ डिजिटल है, आप जाकर के देख सकते हैं। ई बुक भी हम लोगों ने बनाई थी, उसमें मैं भी उसका पार्ट था यहाँ पे प्रदेश में, तो उसमें आपको सब चीज मिल सकता है। वहीं पर विरोधी दल क्या कर रहे थे, विपक्षी दल, अखिलेश यादव जी पूरे कोरोना के कार्यकाल में ट्विटर पर समाज सेवा करते रहे। प्रियंका दीदी पता नहीं कौन सी गाड़ी भेज रही थी, वो उसका नंबर ही, जैसे बस आना था तो नंबर चेक किया था, ऑटो का नंबर मिल जा रहा था, साइकिल का नंबर मिल रहा था। लगातार समाज में विद्वेष की भावना फैलाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, मोदी जी का विरोध करना, योगी जी का विरोध करना, बस यही इन लोगों का काम रहा है शुरू से। कांग्रेस की अगर हम बात करें आज की डेट में, तो कांग्रेस मतलब एक काल में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने दादाजी की बात करूं या उसके पहले की पीढ़ी, पूरा भारत ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में था। लेकिन ऐसा क्या हुआ आपके हिसाब से कि बाद की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सिर्फ गांधी परिवार के आसपास ही सिमट के रह गई? क्या इससे भारतीय राजनीति या भारत राष्ट्र को नुकसान नहीं हुआ है? देखिए, कांग्रेस के कमजोर होने से भारत का बहुत फायदा हुआ है। तो जो भी कांग्रेसी अभी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, मतलब सालों से, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो उससे तो भारत को फायदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होगी तो भारत मजबूत होगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस को सुधरने कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जैसे नहीं होता था कि जो है वो जो क्या होता है, किसी की जान कहीं पे फंसी होती, तो कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर अपना अस्तित्व सोचने की कल्पना ही नहीं करती है। और गांधी परिवार अब क्या नेतृत्व दे पाएगा ये आपको दिखता ही है। तो इसलिए कांग्रेस, अब देखिए उनको कैसे मजबूत होंगे ये नहीं, ये उनका सोचना काम है, हमारा थोड़ी ना। हम भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत होगी ये सोचेंगे, तो ये आप उनसे पूछिए। तो सुभाष जी, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं जी, उनका अपना एक नाम है, सिग्नेचर नेम है, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बाबा जी के नाम से या बुलडोजर वाले बाबा जी के नाम से आज की डेट में प्रदेश में ही क्या, इंटरनेशनली भी, मेरे भी अपने कुछ फ्रेंड्स हैं यूएस वगैरह में, वो कहते हैं कि यार बाबा का बुलडोजर बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये बाबा जी का बुलडोजर कहाँ तक जाएगा? और इसमें एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते कहते हैं यार मेरे घर पर बुलडोजर चल गया, उसको क्या हर आदमी घर पर बुलडोजर चल रहा है? नहीं, दोनों प्रश्न को थोड़ा अलग अलग रखते हैं। देखिए, एक विषय तो पहले ये समझिए कि बुलडोजर बाबा के नाम से ख्याति है, ये आप सब लोगों का गढ़ा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई विशाल व्यक्तित्व में जी सिर्फ यह बात नहीं, एक तो देखिए उस संत है जी, दूसरा है कि मतलब मुझे लगता है कि इतना हार्ड वर्किंग, पहले के जो यहाँ मुख्यमंत्री होते थे उत्तर प्रदेश में, जी। उनके सोने का टाइम, उठने का टाइम, आने का टाइम 2-4 घंटे से ज़्यादा वो कभी कार्यालय में बैठते नहीं थे। बहुत लोग तो कभी कार्यालय भी हफ्ते में आते थे जी। लेकिन आप वर्किंग देख लीजिए उनका अपना जो व्यक्तिगत जीवन है वो बहुत सरल और दिन भर जनता के लिए काम करने वाला। तो वेदों में, शास्त्रों में भी ऐसे ही जो राजा का चरित्र है वो सेवक की भांति है, तो वो है। रही बात बुलडोजर की, देखिए क्या है कि उसमें जब कोई व्यक्ति गलत करता है और उसने किसी भी तरीके से, एक तो हो गया उसने जो लॉ को ब्रेक किया है तो उसकी तो अलग से चल ही रहा है, दूसरा इन्होंने कहीं पर कब्जा किया है इन सब लोगों ने। अब उन्होंने कब्जा किया हुआ उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। अब जिसकी भी अवैध संपत्ति होगी, जब उसका नंबर आएगा तो बुलडोजर चलेगा। जो लोग ये कहते हैं बुलडोजर गलत, तो वो ये चाहते हैं कि कब्जा बना रहे, अपराधियों का कब्जा मासूमों की संपत्ति पर बना रहे या सरकारी संपत्तियों पर कब्जा रहे उनका। और क्या तरीका है तोड़ने का बुलडोजर के अलावा, जरा आप हमें बताएं। हाथ से तोड़ेंगे क्या उसको? सही है। तो जहां अवैध संपत्ति है वहां पे बुलडोजर चल रहा, क्या किसी जेन्युइन उस पे थोड़ी ना चल रहा है।
अब बुलडोजर तो भाई इसी काम के लिए बनाया है इंजीनियरों ने। अब आप सरकार की संपत्ति कब्जा करके बैठे हैं, किसी मासूम मतलब सामान्य नागरिक का, तो वहां बुलडोजर नहीं चलेगा तो किस बात से तोड़ा जाएगा बिल्डिंग? और उनसे मैं पूछना चाहता हूं जो बुलडोजर का विरोध करते हैं कि क्या वो चाहते हैं कब्जा बना रहे सरकारी संपत्तियों पे माफियाओं का? अच्छा, माफिया से मुझे एक जिक्र अभी आया, अभी रिसेंट में एक अपना हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत बड़ा कांड हुआ था अतीक अहमद जी वाला, जिसमें अतीक अहमद की हत्या हुई। हत्या होना जो है, इस पर आपका अपना क्या रुख है कि जो कोर्ट मतलब जब उसको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तो हॉस्पिटल के प्रांगण के बाहर उनकी हत्या हो गई, तो ये लोगों में कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे देखने का नज़रिया किस हद तक सही है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो खुशी बना रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे दुख बना रहे थे, लेकिन कोई भी अतीक अहमद की जो लाइफस्टाइल रही है उस पर कोई भी नज़र नहीं डालना चाह रहा था। तो ऐसा क्यों होता है कि हम खास तौर से उत्तर प्रदेश में कि किसी व्यक्ति को लेकर के दो पार्ट बन जाते हैं और खास ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो धार्मिक स्तर पर ही देखी जाती हैं? देखिए, दो विषय है इसमें। जिस भी माफिया ने इंक्लूडिंग अतीक अहमद, तो उसमें जो भी व्यक्ति गलत कर रहा था, या जैसे उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के पुलिस अपना काम कर रही थी, एसटीएफ अपना काम कर रही थी, और वो प्रक्रिया जो भी ईडी वगैरह अपना जो लोग भी उसमें एजेंसियां थी वो अपना काम कर रही थी। फर्क इतना ही है कि हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो एजेंसियों को उसने ये छूट दे रखी है कि आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, न्याय के समक्ष उनको खड़ा करने के लिए जो आप कर सकते हैं लॉ के अंदर वो करिए। वो लोग वो कर रहे थे। रही बात जो आपने पूछा वो हत्या वाला मामला, जिन लोगों ने हत्या की थी वो लोग जेल में हैं, उस पर जो जांच है वो चल रही है। तो ये सब चीजें प्रॉपर जो एक गाइडलाइंस है कानून की उसके अंदर में चल रहा है। अब देखिए उसके क्या है, तथ्य इतना ही है। अब उसके व्यूज तो जितने लोग हैं उतने सारे व्यूज हैं, उस पर अब सब पर टिप्पणी करना तो ये पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। सर, रिसेंट में मैं थोड़ा सा राजनीति से हट के एक बात करूंगा। एक मूवी आई है केरला स्टोरी करके जी। उस केरला स्टोरी को लेकर के बहुत सारा जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। आपका उस मूवी के बारे में क्या नैरेटिव है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैंने वो मूवी नहीं देखी है, लेकिन मैं 100% उसको देखने जाऊँगा। अभी क्या चुनाव चल रहा था नगर पालिका का, फिर मैं थोड़ा द्वारिका जी और सारनाथ दर्शन करने चला गया इधर, फिर थोड़ा कुछ हम लोगों की बैठकें वगैरह आ गई, तो मैं नहीं अभी समय, लेकिन मैं उसको देखने जाऊंगा। लेकिन मैंने उसके रिव्यू पढ़े हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है और जगह, तो जो विषय है वो लव जिहाद का विषय बहुत जेन्युइन है और एकदम सच है। और मैंने कहा कि मतलब वो समाज में ये विषय को आना ही चाहिए था। और मैं आपको बताऊं इसके कि ये बहुत दिनों से कुछ लोगों द्वारा ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। कुछ में तो ये मतलब पहले तो आज तो आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमाएं इतनी चाक चौबंद हैं कि जो पड़ोसी देश है वो तो कंगाली का शिकार है। वहाँ डेमोक्रेसी टोटल फेल हो गई है, तो वो तो अपनी प्रॉब्लम में ही बिजी हैं। अदरवाइज वहाँ से भी लव जिहाद को बढ़ाने का काम किया जा रहा था। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कई ऐसे ग्रुप और गैंग पकड़े गए थे जहां पर मौलवी लोग अलग अलग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट ऐसी घटनाएं आई थी जहां पर नौजवानों को पैसा दिया जाता था, बाइक दिया जाता था कि वो ऐसे आकर के और एक हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। और टारगेट करके धर्म परिवर्तन कानून में एक जघन्य अपराध है और एक माध्यम बना था धर्म परिवर्तन का। फिर उसके बाद उनके साथ उनकी ब्रूटल हत्याएं, से 20 केसेस हैं। आप लोग ही उसको लेकर के संज्ञान में आए हैं। तो इस बात का हर भारतीय को विरोध करना चाहिए कि अगर कहीं इस तरह का कोई विषय चल रहा है। तो सुभाष जी, जैसे ये जो मूवी है ये केरला पे आधारित है जी। केरला में जो मूवी में संख्या दिखाई गई है महिलाओं के, लड़कियों की कन्वर्जन की, मैं उस संख्या पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसको रोका जा सके? क्या कोई तरीका ऐसा नहीं जिससे इन सब लोगों को सजा दी जा सके? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां इस बात पर रोक लगाई जा सके कि कानून के दायरे में रहते हुए चीज़ें जो हो रही हैं, जो मैं मतलब स्पष्ट रूप से इस चीज़ के लिए कहूँगा कि ज़्यादातर टारगेट में जो है वहाँ पे हिंदू महिलाएं हैं या हिंदू बच्चियाँ हैं,
तो इस कन्वर्जन को किसी तरीके से रोका जाना चाहिए। देखिए, समझिए कि हमारी जो बहनें हैं, अगर केरला हो गया या जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर ऐसी कोई घटना हो रही है तो सरकारें जो वहाँ पर हैं उनको संवेदनशील बन करके तुरंत इसे रोकना चाहिए। और अगर ये नहीं रुकेगा तो हमारी जो बहनें हैं या जो भी वहाँ का जनमानस है, अगर वो प्रताड़ित होगा, तो केरला हो गया या वैसे स्टेट हो गए, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सक्षम है और सड़क पर निकलेगा इन सब बातों को लेकर के। और कानून के दायरे में रहते हुए उसको हम लोग पुरजोर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई घटना ना हो, और हम लोग इस बात को लेकर के उन प्रदेशों में आंदोलन खड़ा करेंगे। अच्छा सुभाष जी, एक बात बताइएगा मुझे कि जो यादव समाज है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 20 साल कहीं ना कहीं सत्ता का केंद्रीय समाज रहा है, तो आज की डेट में जो यादव समाज की राजनीतिक डाउनफॉल हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है कि अखिलेश यादव जैसा कमजोर नेतृत्व, जिसके ऊपर एक लंबे समय तक यादव समाज ने इन लोगों को विश्वास दे करके इनको ताकत देने का काम किया, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। यादवों को और यादव समाज के लोगों को ये समझना होगा कि अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, नेतृत्व उनकी बात को एड्रेस नहीं कर पाएगा, नेतृत्व में अगर वो क्षमता नहीं होगी, नेतृत्व में कमजोरियां होंगी, तो उसका सीधा असर समाज के भी सब क्षेत्रों में दिखने लगता है। ठीक, अब जैसे देखिए, इनकी परिवार में सारा कुछ, जितनी भी राजनीतिक बुराइयां हैं, वो सब आपको समाजवादी पार्टी में दिखेंगे। सारे पद परिवार के लोगों में बांटना, 57 लोग परिवार में किसी न किसी पद पर होना। जब इनके लोग सरकार में आते हैं तो इन्होंने क्या सिखाने का काम किया कि इनकी जमीन कब्जा कर लो, जाकर के अराजकता मचा दो, तोड़ फोड़ कर लो। पूरे जगह इन्होंने बदनाम करने का काम यादवों को किया है। ऐसा सच नहीं है कि यादव मतलब ये इनका परिवार और ऐसे, लेकिन लोग कहेंगे कि देखिए ये यादव अगर इनकी सरकार आती है तो लोग कब्जा इनके एजेंट करते हैं, इनके चमचे लोग करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि देखो यादव ने कर दिया। अब कहीं पे भी इस तरह का विषय, तो इसके लिए यादव समाज को सबसे पहला और सबसे जो फाइनल काम करना है, वो अखिलेश यादव नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको समझना जरूरी है। आदमी एक स्कूल का प्रिंसिपल भी अपने चुनता है तो वो 15-20 लोगों का इंटरव्यू लेकर के चुनता है। आप कितना अच्छा स्कूल बना दीजिए और अगर उसका प्रिंसिपल खराब रख दीजिए, उसका मैनेजर खराब रख दीजिए, तो स्कूल चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए यादव समाज को जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको ये समझना होगा कि इनके बस में उनका नेतृत्व करना बिल्कुल नहीं है। तो आपके हिसाब से मतलब जो इस बात का सार निकला कि अखिलेश जी को राजनीति करनी या नेतृत्व करना नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से जो ये डाउनफॉल हुआ है यादव समाज का राजनीति में, वापस से उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में केंद्र के रूप में, राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने के लिए यादव समाज को फिर से क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा एकमात्र विकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी ने आप देखेंगे तो बहुत सारा सम्मान भी दिया है। आप देखिए, आदरणीय भूपेंद्र जी वहाँ पर हैं, हमारी नेता माननीय सुधा यादव जी वहाँ पर हैं, जो सेंट्रल कमेटी में भी हैं और जो है इलेक्शन कमेटी में भी। ये दोनों सबसे पावरफुल बॉडी होती है। इसके साथ बहुत सारे 2 राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश में हैं, मतलब बहुत सारा नेतृत्व है। जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो 3 प्रदेशों के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे इस समाज से। तो मेरा ये कहना है कि जो देखिए, यादव कृष्ण का वंशज है, तो सैफई परिवार के पापों की जो सजा है वो यादव क्यों इनके साथ रह करके भुगतेगा? यादव कृष्ण का वंशज है और वो सत्ता के साथ रहेगा और वो राष्ट्रवादी पार्टी के साथ रहेगा। इनका जो रिश्ता है वो गाय काटने वालों से है और यादव गाय पालने वाला है।
और गौ संरक्षण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश, उसका तो संकल्पना ही गोरक्षा को लेकर के हुआ। तो यादव गोरक्षकों के साथ रहेगा, यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, यादव मुख्य धारा में रहेगा, यादव सत्ता के साथ रहेगा। इनके परिवार के पापों की सजा यादव क्यों भुगतेगा? तो इसलिए इनको पूरा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के और मुख्य धारा में आगे बढ़ करके और आगे बढ़ना है समाज को, और समाज बढ़ेगा, बहुत क्षमतावान समाज है। तो सुभाष जी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दोनों ही अक्सर अपने भाषणों में, अपनी चर्चाओं में यूथ को लेकर के बहुत सारी बात करते हैं। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की बातचीत होती है। तो आपके हिसाब से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यूथ को, खास तौर से कि वो अपने योगदान के थ्रू इस राज्य को और मजबूत और इकोनॉमी को बहुत मजबूत कर सकता है? विकास का कोई भी रास्ता उद्योग से होकर के जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमेशा नौजवानों से कि भारत के नौजवान को नौकरी देने वाला बनना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब स्टार्टअप्स होंगे, जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे। तो उसके लिए आवश्यक है कि पहल करना। सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, केंद्र की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने भी चलाई है, जिससे नौजवान यूनिकॉर्न से संबंधित, स्टार्टअप से संबंधित, उनको किस प्रकार से लोन अवेलेबल हो पाएगा, कैसे वो टैक्स फ्री हो पाएगा, कैसे बिजनेस का वन स्टॉप सिंगल सॉल्यूशन मिल पाएगा उनको। इसी कारण से देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर पूरे, मतलब पहले 14वें पे था, दूसरे पर आए। तो लगातार सरकार इस विषय में काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति सरकार बना करके लाई है और नीचे से नौजवान इस तरह से ट्रेन हो। ऐसी शिक्षा नीति जो बनी है नई केंद्र की, उसमें भी इस तरह के प्रावधान है। तो सरकार लगातार इस विषय पर काम कर रही है। सरकार इंक्यूबेटर संस्कृति को सरकार ने जन्म दिया है, जिसमें अमौसी के सामने भी 100 सीट का इंक्यूबेटर बन रहा है। ऐसे बहुत सारा आप देखेंगे तो ये हो रहा है। अब नौजवानों को क्या, नौजवानों को एक तो इन योजनाओं का अध्ययन करना चाहिए, दूसरा एक बड़ा सपना उद्योग को लेकर मन में, उद्योग से विकास का संबंध सीखा, इसका इकोनॉमी से संबंध सीखा, इसका देश के पूरे मतलब अर्थव्यवस्था के बिना क्या राजनीति जी। तो ये दोनों मतलब बहुत ही अपरिहार्य अंग है। तो नौजवानों को पहले अपने आप को मेंटली तैयार होना होगा, फिर उस हिसाब से स्किल्ड होना होगा, और इसके की भी बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार प्रदेश सरकार चला रही है। तो पहला काम है कि इन योजनाओं का अध्ययन करना, एक बड़े सपने के साथ इनकी शुरुआत करना, पेशेंस रखते हुए, लगातार कड़ी मेहनत करते हुए और दुनिया भर के उदाहरणों को पढ़ते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी टर्मिनोलॉजी को बदलते हुए और लगातार इसमें काम करके और आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि वो एक बार पेपर पर लिखें कि वो दिन में 25 शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं। जो वो बोलते हैं तो उनमें 25 कौन से शब्द हैं जिनका वो बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने मशीन लर्निंग की बात की, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले दुनिया पर वो नौजवान राज करेंगे जो कोडिंग की बात कर रहे होंगे, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होंगे, जो एल्गोरिथम की बात कर रहे होंगे, जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होंगे, जो मशीन लर्निंग की बात कर रहे होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होंगे, जो क्वांटम थियरी की बात कर रहे होंगे। तो ऐसे स्किल्ड और ऐसी दिशा में सोचने वाले और अपने को तैयार करने वाले नौजवानों की एक फौज होगी जो उत्तर प्रदेश में आने वाले भविष्य के उत्तर प्रदेश का निर्माण करेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा के शासनकाल में नौजवानों की टर्मिनोलॉजी हो गई थी माफिया, बौखाल, रौला और कमीशनबाजी, ठेकेदारी। इन सब से ऊपर उठ करके नौजवानों को एक नए उत्तर प्रदेश गढ़ने के लिए जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, इन सब बातों को अपने भीतर उतारना होगा। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब दिशाओं में बहुत काम लगातार हो रहा है।
our leadership is continuously trying to produce this type of industry leader in every segment. तो सुभाष जी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पर आपको मैंने बहुत एक्सरसाइज करते हुए देखा है। तो इतनी सारी ट्रैवलिंग करने के बाद भी आप अपने आप को मतलब फिजिकली इतना फिट कैसे रख लेते हैं, और आप मतलब टायर्ड नहीं लगते? मैं आपसे, मेरी आपकी जब भी मुलाकात हुई है, मैंने आपको हमेशा जो है कहीं प्रवास से भी अगर आप लौटे हैं तो हमेशा आप फिट रहे हैं। उसके पीछे मंत्रा क्या है? देखिए, उसके पीछे क्या है कि हम लोग पहले संघ की शाखाओं में जाते थे तो वहाँ सूर्य नमस्कार वगैरह करते थे जी। तो ये धीरे धीरे आदत में आ गया है हमारे, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर प्रेरणा देते रहते हैं हम लोग को। तो जैसे कहीं पर जहाँ हूँ, अगर मैं लखनऊ में हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर जिम चले जाते हैं और रनिंग वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं प्रवास पर गए हैं तो मैं कमरे में ही अपने एक दो छोटे इंस्ट्रूमेंट मैं गाड़ी में लेके जाता हूँ, और इसके अलावा मैं योगा तो बेड पे कर लेता हूँ। तो मतलब और कोशिश करता हूँ कि 30-35 मिनट ये सुबह हो जाए, सुबह नहीं है तो खाने के पहले, शाम डिनर से पहले हो जाए। तो ज्यादातर मैं हफ्ते में 5 दिन तो कर ही लेता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि आपको टोटली आप अपने डेली स्केड्यूल में हटाना चाहिए? देखिए, ऐसे मेरे में कमियां तो बहुत हैं। मैं आदमी हूँ तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं ईश्वर तो हूँ नहीं। तो मैं उनको हर साल कुछ न कुछ चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ जी। जैसे मैंने 3-4 साल पहले, मैं मॉर्निंग में पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था, फिर तैयार होता था, मैंने उसको करके अब मैं पहले रेडी हो जाता हूँ सुबह 8-8:30 बजे, फिर बाकी की दिनचर्या करता हूँ। ऐसे एक चीज जो मैं पिछले कुछ दिनों से हटाना चाह रहा हूँ, नहीं हट पा रही है, वो मैं मिठाई खाने को अपने जीवन से थोड़ा हटाना चाहता हूँ। कि मैं चाहता हूँ मैं मिठाई बिल्कुल न खाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन में इस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। अच्छा, हमारे चैनल के थ्रू एक मैसेज यूज को दीजिए, लास्ट का स्टेटमेंट क्लोजर वाला अपना, ठीक है प्लीज। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, पहले उस फील्ड में खूब काम करिए, खूब मेहनत करिए और अपना मुकाम बनाइए। और सिर्फ अपने जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप सर्वश्रेष्ठ टैलेंट हो। आप इस प्रकार की मेहनत का लक्ष्य बनाइए। आप अपने को इंटरनेशनल जो यूथ है उससे कॉम्पीट करिए, उससे जो है इतनी स्किल हासिल करें, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके साथ कुछ प्रयोग नए हमेशा करते रहने चाहिए, कि नया बिजनेस करने में, स्टार्टअप करने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, या कला के क्षेत्र में, या जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उस फील्ड को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे उसमें नया प्रयोग करके उसका विस्तार लंबे समय तक कर सकते हैं, और कैसे जो केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो योजनाएं नौजवानों के लिए हैं उनका अध्ययन करें। हम सब लोगों से भी उसके बारे में आप लोग बात करें और उसका लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित जगह बनाने का हम सबको संकल्प लेना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह और अपील आपसे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सुभाष जी। आप लोगों ने एक प्रोग्राम हमारा देखा अंतर्मन की सीरीज में, सुभाष जी हमारे साथ में थे। उन्होंने अपने अंतर्मन की बहुत सारी बातें बताई भारतीय राजनीति को लेकर के और परंपराओं को लेकर के। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि भाई हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। प्रयास करेंगे अगली बार किसी और हस्ती के साथ में, और हाँ, सुभाष जी के साथ हम लोग दोबारा एक बार फिर से बैठेंगे, फिर से चर्चा करेंगे। सुभाष जी, हमारे चैनल के लिए कम से कम बोलिए, आपके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही सब्सक्राइब करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा आप काम करते हैं, और आप भी नौजवान हैं और एक टीम है नौजवानों की, इनके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सब लोग भी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको विभिन्न प्रकार के लोगों से आपको जानने का अवसर मिलेगा, और उनके साथ आपका एक डिजिटल संवाद स्थापित